नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। हम लोग बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास की, और प्राचीन इतिहास में ऋग्वैदिक युग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। कुछ बीच में व्यस्तताएं आ जाने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो हम बात कर रहे थे ऋग्वैदिक युग की। ऋग्वैदिक युग में हमने 3 पार्ट इसके बना लिए हैं। आज चौथे पार्ट की बात करने वाले हैं। आज के इस पार्ट में जो चीज़ें हमें बतानी है, चूँकि हम रामशरण शर्मा सर की पुस्तक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग इस पे हम कुछ ये पॉइंट्स यहाँ पर हमने निर्धारित कर लिए हैं जिन पर हमें मुख्य रूप से बात करनी है। और ऋग्वैदिक युग के बारे में जो मुख्य बातें हैं इस पार्ट में समाप्त कर दी जाएंगी। यहाँ पर भौतिक जीवन के बारे में, हम आर्यों के भौतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। इनकी जनजाति राज व्यवस्था कैसी थी, कबीला और परिवार कैसा था, सामाजिक वर्गीकरण कैसा था, और इस समय के देवता कौन थे, अर्थात ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पढ़ाने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक सुझाव आपको देता हूं कि अगर आपको ऋग्वैदिक युग को समझना है बेहतर तरीके से तो कैसे समझेंगे। जैसे कि एक पॉइंट्स मैं आपको बताऊं कि ऋग्वैदिक युग जो है वो कबीले के रूप में था। ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो कबीलाई जीवन जीते थे, खाना बदोश उनकी ज़िंदगी थी शुरू में। अगर हम शुरुआत की बात करें तो दोस्तों आप कल्पना करके पढ़िए, कल्पना कीजिए एक ऐसे कबीले की जो एक जंगल में रहता है। और आपने बहुत सारी मूवी में देखा भी होगा, जो कबीले, जनजातियों के जो कबीले हुआ करते थे, तो उससे आप एक मदद ले सकते हैं। एक प्रतिबिंबात्मक जो संकल्पना है वो अपने मस्तिष्क में बना सकते हैं। जिससे होगा क्या, इससे आपको ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में बहुत ही अच्छे से एक चित्रात्मक कहानी आपके मस्तिष्क में बन जाएगी और आपको समझ में भी आएगा। तो अब जैसे हम बात करें अगर कबीला की, तो एक कबीले में क्या क्या हो सकता है। एक कबीला है, खाना बदोश जिंदगी उनकी। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जगह जगह पर अपना डेरा, अपना जो है टेंट लगाते हैं। घुमक्कड़ जीवन उनका है, और उनसे भी आप कुछ बहुत जो है तुलना कर सकते हैं। लेकिन आज का के परिप्रेक्ष्य में तुलना करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदली हुई नजर आएंगी, क्योंकि हजारों वर्ष पहले की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अगर एक कबीला की कल्पना करेंगे तो कबीला कैसा होगा। एक तो वहाँ के लोग जंगल में रहते होंगे, जंगल में जो मैदानी क्षेत्र है वो क्षेत्र पे रहते होंगे। कबीले में जब वो लोग रहते थे और स्थायी जीवन नहीं जीते थे, तो सोच सकते हैं कि क्या वो भव्य भवन बनाते थे। बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर हैं कल वहाँ पर हैं, तो किसी भी भवन निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कह सकते हैं कि एक कच्चा मकान बना हुआ है, उसके ऊपर छप्पर है या एक कुटिया बनी हुई है। और क्या क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि वो जो कबीला है उस कबीले में बहुत सारे कच्चे मकान हैं, वहाँ पर बहुत सारे पशु भी हैं, जैसे गाय, सांड, ऐसे पशु जो हैं जो कि पाले जाते थे। उन पशुओं, कुत्ता भी टहल रहा होता है। इसके साथ साथ हम यहाँ वहाँ ये भी देखेंगे कि उनके कुछ अपने रीति रिवाज होंगे, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा, हु करते हैं और कैसी कैसी उनकी वेशभूषा होती है, क्या क्या वो करते हैं, कहीं बलि चढ़ा रहे होते हैं, कहीं कुछ कर रहे होते हैं। तो कुछ वैसे ही आप कल्पना कीजिए, वो बलि भी करते होंगे, वो यज्ञ हवन भी करते होंगे, उनके अपने खुद के कुछ देवता होंगे, उन कबीलों का अपना एक रहन सहन होगा, उन कबीलों का अपना एक खान पान होगा, उन कबीलों का एक मुखिया भी, सरदार भी होता होगा। मूवी में आप देखते भी होंगे कि कबीले का एक सरदार भी रहता था। और ये सरदार कौन बनता था? ये सरदार वो बनता था जो बहुत ही योग्य और काबिल होता था। और किस चीज में काबिल होता था? बाहुबल में काबिल होता था, जो अपने कबीले की रक्षा कर सकता था, अपने लोगों की रक्षा करने में माहिर होगा, योग्य रहता होगा। और साथ साथ उसका चयन कैसे होता होगा? उसका चयन वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वो लोग बैठते होंगे, अपनी एक सभा करते होंगे। उस सभा में उस कबीले का एक मुखिया
चुना जाता होगा, ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि उनके अपने देवता भी होंगे। अब आप सोच सकते हैं कि जो जंगली जीवन जी रहे हैं उनके देवता कैसे होंगे। उनके देवता प्रकृति से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, प्रकृति का मतलब जो बारिश से जुड़े हुए होंगे, जो आग से जुड़े हुए होंगे, जो हवा से जुड़े हुए होंगे, जो जल से जुड़े हुए हो सकते हैं, जो पेड़ पौधों से संबद्ध हो सकते हैं, अर्थात प्राकृतिक देवता रहे होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के देवता प्राकृतिक होते हैं। और साथ साथ में आप क्या उनका उद्योग कोई रहा होगा। तो दोस्तों उद्योग क्या हो सकता है, अगर हम कल्पना करें आज के हिसाब से देखें तो जो आदिवासी जो जंगली लोग हैं उनका व्यवसाय मुख्य रूप से जड़ी बूटियों का होता है। तो हम ऐसा ही कुछ कल्पना कर सकते हैं कि वो व्यवसाय कुछ खास उनका व्यवसाय नहीं रहता होगा, एक जीविकोपार्जन का साधन अगर कहें तो जीविकोपार्जन का साधन उनका या तो कोई पशु हो सकता है, या तो कोई ऐसा खजाना जो प्राकृतिक तौर पर दबा हुआ है वो हो सकता है, या वो कृषि पर डिपेंड रहते होंगे। तो ऐसा ही कुछ उनके पास रहता होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जब उनके पास पशु होगा तो पशु को चराने के लिए मैदान भी होना चाहिए, है ना, उसकी सुरक्षा के लिए भी लोग रखे जाने चाहिए। कई कबीले होंगे, उन कबीलों को भी एक साथ हम कुछ नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि आप ऋग्वेद के आर्यों के बारे में इस तरह की कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों जो चीज़ें बीत चुकी हैं वो हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन आज की चीज़ों को देख करके हम पीछे की भूत की चीज़ों के बारे में कल्पना ही कर सकते हैं। भविष्य के बारे में भी हम कल्पना कर सकते हैं और अतीत के बारे में भी कल्पना कर सकते हैं। और इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में अगर बात करें तो मैंने इसकी परिभाषा ही बताई थी कि अतीत से लेकर के अतीत और वर्तमान के बीच में जो अनंत संवाद है उसी को इतिहास कहते हैं। तो इतिहास को कल्पनाओं के माध्यम से भी समझा जा सकता है और बहुत ही बेहतर तरीके से। आज हम इस टॉपिक को इन्हीं कल्पनाओं के माध्यम से समझेंगे और मैंने आपके मस्तिष्क में एक खाका खींचने की तो कोशिश की है। हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि आपके मस्तिष्क में कोई तो चित्र ऐसा कबीले से संबंधित जरूर बना होगा। आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इनके भौतिक जीवन की। तो इनके भौतिक जीवन के बारे में बात करने के पहले हम ये देखते हैं कि ये जब, चूंकि ऐसा माना जाता है कि ये मध्य एशिया से आए, ये सर्वमान्य मत है और रामशरण शर्मा भी ये मानते हैं कि आर्य जो है वो विदेशी थे। ठीक है, हम किसी और इतिहासकार की चूंकि बात नहीं कर रहे हैं, हम रामशरण शर्मा जो कि एक बहुत ही कह सकते हैं स्टैंडर्ड जो है एक बहुत राइटर रहे हुए हैं, बहुत ही एक विख्यात राइटर रहे हुए हैं, उन्हीं के जो किताब है प्राचीन भारत, उसी के से हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो भौतिक जीवन के बारे में सबसे पहले तो ये भारतीय उपमहादेश या महाद्वीप का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसी क्षेत्र में आकर के बसते हैं। ठीक है, वहां ये बसते हैं धीरे धीरे। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से चर्चा की थी। तो अब ये जब आते हैं तो इनकी सफलता का क्या कारण था, क्योंकि अगर आप अपना घर छोड़ करके किसी दूसरे के घर में जा रहे हैं तो उस दूसरे के घर में कब्जा करने के लिए कुछ तो आपके पास स्पेशल होना चाहिए और वो स्पेशलिटी उनसे अलग होगी, उनसे ज़्यादा होगी। आप उनसे किसी न किसी चीज़ में ज़्यादा क्षमतावान होंगे, तभी आप दूसरे के घर में कब्जा कर सकते हैं। तो आर्य लोग जब आए तो इनकी सफलता का कारण मैंने आपको बताया भी था कि इनकी सफलता का कारण क्या था कि इनके पास रथ थे और क्या थे इनके पास घोड़े थे और इनके पास अस्त्र और शस्त्र भी बहुत अच्छे थे। अस्त्र और शस्त्र भी थे, अर्थात मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि तीर, धनुष, बाण ये और तलवार, इनके पास तलवार भी थी। ठीक है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आरेदार पहिए का इस्तेमाल करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरेदार पहिए का प्रयोग करते थे। और आरेदार पहिया दोस्तों कैसा होगा, आरेदार पहिया का मतलब है जिसपे ये इस तरीके से तीलियां लगी हों। ठीक है, इस तरह की तीलियां। पहले जब हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, उस समय की बात की तो पहिया तो था लेकिन वो इस तरीके का था, गोल। ठीक है, जैसे लकड़ी का तना बीच से गोल पहिए नुमा काट लिया जाए। लेकिन जब हम ऋग्वैदिक युग की बात करते हैं तो पहिया इस तरीके तक का था। और इसके साक्ष्य की बात करें कि अब बात यह है कि हम जो भी बात कह रहे हैं वो हवा में नहीं होनी चाहिए, उसके कुछ प्रूफ भी होने चाहिए, उसके कुछ साक्ष्य भी होने चाहिए। तो
इसके साक्ष्य क्या हैं? जैसे हम रथ, घोड़े, अस्त्र शस्त्र, तलवार और कवच भी इनके पास था, जिसकी वजह से कोई भी अगर वार करेगा तो वो जल्दी से घायल नहीं होंगे। ये सक्षम थे इन सब चीज़ों में। तो आरेदार पहिए के साक्ष्य की बात करें तो आरेदार पहिए के साक्ष्य हमें काकेशस के क्षेत्र से मिलते हैं। ठीक है, काकेशस के क्षेत्र से हमें देखने को मिलते हैं। और ये वही समय है 1600 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के साक्ष्य जो मिले हैं ये आरेदार पहिए के, और यही हमारे ऋग्वैदिक युग का भी समय है। अगर हम इन चीज़ों के बारे में बात करें तो ऋग्वैदिक जो ऋचाएं हैं उन ऋचाओं में इन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो ये चीज़ इनके पास थी, इसलिए यहाँ पर आकर के यहाँ के निवासियों को इन्होंने खदेड़ दिया या उनको अपना दास बना लिया। ठीक है, इस बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। ठीक है, तो ये जो है सक्षम थे। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये लड़ाइयाँ बहुत लड़ते थे, लड़ने में माहिर थे और ये इनका मुख्य पेशा था। और लड़ाई नहीं कर पाते तो शायद दूसरी जगह ये अपना जो है घर नहीं बसा पाते। एक चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ की बात करें कि इनका जीवन कैसा था। अब जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले मैंने बताया कि कबीला जीवन कैसा हो सकता है, वो स्थायी नहीं होगा। तो ये शुरू में स्थायी जीवन नहीं जीते थे। और एक तरीके से कह सकते हैं कि इनका समाज कैसा था दोस्तों, ये ग्रामीण समाज था। कैसा समाज था? ग्रामीण समाज था। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो उनका समाज शहरी था और स्थायी जीवन वो जीते थे, लेकिन ये खानाबदोश जिंदगी जीते थे। अब जब यहाँ आज हैं, कल यहाँ नहीं रहना है, तो ऐसे में भवन अच्छा बनाने के बारे में ये सोचते ही नहीं थे। जैसे आजकल भी आप देखते होंगे कि जो बंजारा लोग हैं वो टेंट में ही रहते हैं। उसका कारण ये है कि अगर वो आज मकान बना लेंगे तो दूसरी जगह जा नहीं पाएंगे। आज यहाँ पे सस्ता सा टेंट लगा लिया, साल भर, 6 महीने, 2 साल, 3 साल रहे, उसके बाद किसी दूसरे जगह पर अपना व्यवसाय करने लगे। उसी तरह ये भी जीवन जीते थे। तो ग्रामीण समाज था, पक्के भवन नहीं थे, कच्चे भवन मिट्टी के बना करते थे, फूस और छप्पर इसके मिलते हैं। और साथ साथ ये देखिए, अब रहने के साधन क्या हो सकते हैं? एक तो साधन कच्ची मिट्टी के मकान बनाए, दूसरा कुटिया बनाए, तीसरा जो गुफाएं थी, जो नेचुरल प्राकृतिक जो गुफाएं थी पहाड़ों में, उनमें भी ये अपना रहते थे, अपना डेरा बनाते थे। और क्या इनके बारे में मिलता है जो इंपॉर्टेंट है? PGW अर्थात क्या होगा? पेंटेड ग्रे वेयर, मतलब चित्रित धूसर मृदुभांड। हिंदी में क्या बोलेंगे? चित्रित धूसर मृदुभांड। ये इसका इस्तेमाल करते थे। और इसके साक्ष्य की बात करें तो हरियाणा में एक जगह है, कौन सी? भगवानपुरा। और ये कहाँ पर है? हरियाणा में। तो इसी हरियाणा के भगवानपुरा में ये चित्रित धूसर मृदुभांड ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। अर्थात एक मटका है जो चित्रों से सजा हुआ है, ऐसे मृदुभांड का ये प्रयोग करते थे। इसी भगवानपुरा से घोड़े की भी अस्थियां प्राप्त होती हैं। घोड़े की अस्थियां भी प्राप्त होती हैं। ये खेती करते थे। अगर इनके भौतिक जीवन की बात करें, अब देखिए भौतिक जीवन में क्या क्या हो सकता है? जीने के लिए या तो कोई पशु पालेंगे या खेती करेंगे। तो अगर सवाल ये है कि क्या ये खेती करते थे, ये आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या ये खेती करते रहे होंगे? तो दोस्तों ये खेती तो करते थे, लेकिन जिस तरह की खेती सिंधु निवासी करते थे, जो कि खेती का मुख्य कारण एक तो जो है खाद्यान्न और दूसरा व्यापार भी था। अर्थात वो खाद्यान्न को बेचते भी थे, व्यापार भी करते थे। लेकिन यहाँ अगर हम ऋग्वैदिक लोगों की बात करें, ये खेती तो करते थे। और मुझे ये लगता है, और इतिहासकार मानते भी हैं, मेरे लगने से कुछ नहीं होगा, जो इतिहासकार मानेंगे वही हम लोगों को पढ़ना है। तो ये लोग जो हैं खेती कहाँ से सीखे थे? यहाँ के जो मूल निवासी थे उनसे इन्होंने खेती तो सीख ली, लेकिन भवन निर्माण ये नहीं सीख पाए। और ना सीखने के पीछे का कारण यही रहा होगा कि ये लोग जो हैं
एक जगह कहीं पर टिकते नहीं थे, तो भवन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि खेती करते थे, लेकिन खेती का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन नहीं था। हालांकि खाद्यान्न उत्पादन तो करते ही होंगे अपने खाने भर के लिए, लेकिन इनका मुख्य जो खेती का उद्देश्य था वो था पशुओं के लिए चारे का उत्पादन। तो चूंकि अब पशुओं के लिए चारे का उत्पादन, तो अब बात ये आती है भी सबसे, क्या पशु भी पालते थे? हाँ, तो ये पशु पालते थे। और किस पशु का ये पालन करते थे? तो ये तो विश्व विख्यात है कि ये किस पशु का पालन करते थे? गाय का पालन करते थे। ठीक है, गाय का पालन करते थे। और गविष्टि शब्द का इस्तेमाल भी ऋग्वेद में किया गया है, और इसका मतलब है गायों का अन्वेषण। और इस गाय के लिए बहुत सारे युद्ध भी हुए थे। अर्थात अगर हम इनके आर्थिक साधन की बात करें तो आर्थिक और जीवकोपार्जन साधन जो था वो मुख्य रूप से गाय थी। गाय का मांस भी इस्तेमाल करते थे और गाय का दूध भी। लेकिन जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की बात करें तो वो पशुओं को दूध की वजह से ज्यादा पालते थे, ना कि मांस की वजह से। लेकिन यहां जो है गाय का पालन जो है वो मुख्यतया मांस के लिए किया जाता था, और दूध तो मिलता ही था उनसे। ठीक है, तो क्या आर्य मांस का इस्तेमाल करते थे? बिल्कुल, उनके खान पान में मांस बहुतायत में यूज किया जाता था। इतने मुख्य रूप से वो करते थे पशुओं को चारा के लिए। तो इसलिए गाय जो है महत्वपूर्ण हो गया इनके लिए। और गाय इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि गायों के लिए बहुत सारे युद्ध भी देखने को मिलते हैं। और गाय जिसके पास ज्यादा रहती थी वो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति हुआ करता था। और जब गाय रहती थी, आप सोचिए, अगर आपके पास बहुत कोई महत्वपूर्ण, बहुत ही कीमती वस्तु है तो उसको आप कहाँ रखेंगे? उसको आप ऐसे लॉकर पे रखेंगे जिससे चोर खोल ना पाए, पता ना कर पाए कोई। तो अब उस समय की सबसे कीमती बहुमूल्य अगर कोई चीज थी तो वो थी गाय। तो गाय के चोरी का डर भी रहता था। तो गाय के चोरी के डर की वजह से यहां पर गुप्तचर व्यवस्था जैसी भी चीजें देखने को मिलती हैं, अर्थात गुप्तचर लगाए जाते थे। अब एक सवाल आता है कि वो जो कबीला था जिसकी कल्पना मैंने आपके मस्तिष्क में बनाई, क्या वहां पर कुछ शिल्प जैसे भी काम होते थे? बिल्कुल होते थे। आज अभी भी देखिए तो रोड पर बहुत सारे जो हैं शिल्पकार मिल जाएंगे। जैसे उस समय के शिल्पकारों की बात करें तो जैसे रथकार है, कुम्हार है, चर्मकार है, तो इस तरीके के शिल्पियों का वर्णन भी मिलता है। तो ठीक है, तो शिल्प का भी प्रयोग होता था। शिल्प जो है मुख्य यहां पर था, हम ऐसा भी पाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये जो शिल्प का काम करते थे ये वही आर्य लोग ही थे। जो आजकल जो शूद्र हो गए, वो शूद्र जैसी जो है अवधारणा उस वक्त नहीं थी। वही आर्य हैं, उन्हीं आर्यों में से कुछ लोग रथ निर्माण करने लगे, कुछ लोग मृदुभांडों का निर्माण करने लगे, कुछ लोग जूते चप्पल बनाने का काम करने लगे। तो इन लोगों को शिल्पी नाम दिया गया। ठीक है, और यही शिल्पी बाद में जाकर के हम जब पढ़ते हैं ऋग्वेद का 10वां मंडल, तो वहां पर एक शूद्र शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ग्रामीण व्यवस्था थी। और यहां पर इनके सफलता का कारण क्या था ये हमने देखा। चित्रित धूसर मृदुभांड का इस्तेमाल करते थे, और इसके साक्ष्य में भगवान पूरा हरियाणा से मिले हुए हैं। यहां से घोड़े की अस्थियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। पशु जो थे वो मुख्य पशु गाय था। और इसके साथ साथ क्या ये खेती करते थे? तो खेती करते थे, लेकिन खेती का मुख्य उद्देश्य चारा का उत्पादन करना था, ना कि खाद्यान्न उत्पादन करना था। ठीक है, तो अब इससे ये भी तो हम कह सकते हैं इसी भौतिक जीवन में कि इसका मतलब क्या, ये पशुचारण करने वाले लोग थे? बिल्कुल, ये पशुओं को चराने वाले लोग थे। तो जब पशुओं को चराते थे तो चरागाह भी रहा होगा। बिल्कुल, चरागाह भी रहता था। जब गाय सबसे कीमती पशु था तो ऐसे में फिर क्या है, चरागाह भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चरागाह जब महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो चरागाहों के लिए दो कबीलों के बीच में युद्ध भी हो सकता है। बिल्कुल भी हो सकता है, क्योंकि गाय को चराना है तो स्थान भी होना चाहिए, उस स्थान पे कब्जा भी होना चाहिए। तो ऐसे में ये भी हो जाता था। तो इस तरीके से चीजों को लिंक करते करते आप पढ़िए तो आपको अपने आप समझ में आएगा। मुख्य पशु कौन था? गाय था। आर्थिक और जीविकोपार्जन का साधन मुख्य रूप से गाय है। आगे हम लोग बात करते हैं इनके जनजातीय जीवन के बारे में। ठीक है, तो जैसे हमने यहां पर बात की इनके भौतिक जीवन के बारे में, बात करते हैं इनके जनजातीय राज्य व्यवस्था के बारे में। तो जैसे हमने जाना कि एक कबीला था, तो यहां पर इनकी जनजातीय राज्य व्यवस्था कैसी थी? एक कबीला था। कबीला का मतलब क्या है?
कबीला का मतलब है छोटे छोटे कई सारे परिवार रहते होंगे और उन परिवारों को मिला करके एक कबीला होगा। और उस जैसे एक परिवार का एक मुखिया होता है पिता, उसी तरीके से कबीले का कोई मुखिया रहता होगा, जैसा कि मैंने पहले कहानी के माध्यम से आपको बताया। तो एक कबीला था और इस कबीले का जो मुखिया था उसे हम राजन कह सकते हैं, या वो लोग राजन इसको कहते थे। कुछ समय पश्चात ये जो राजन जो पद है ये कैसा हो गया, ये वंशानुगत हो गया या आनुवांशिक हो गया। कैसा हो गया, वंशानुगत। अर्थात पहले तो योग्यता के आधार पर था कि जो बहुत ही बली होगा, जो बहुत ही योग्य होगा, जो बुद्धिमान होगा, जो अपने लोगों के लिए जान देने के लिए न्यौछावर कर देगा, वो अपनी जान न्यौछावर कर देगा, जान देने के लिए तैयार रहेगा, जो लोगों की अपने लोगों की रक्षा करेगा, उससे बनाया जाएगा राजन। लेकिन अब आगे चल करके क्या होता है कि राजा का लड़का ही राजा बनता है, वो भले ही योग्य हो या ना हो। तो एक तरीके से परंपराएं जो यहाँ पर चलना शुरू हो जाती हैं, रूढ़िवादी चीजें यहाँ से शुरू हो जाती हैं। और जब किसी भी समाज में अगर रूढ़िवाद ने प्रवेश कर लिया तो समाज कमजोर होना उसका तय है, छिन्न भिन्न होना उसका तय है, जैसे कि आज का समाज। ठीक है, तो रूढ़िवादी चीजें समाज में नहीं आनी चाहिए। व्यक्ति अगर योग्य है तो योग्यता के आधार पर उसे एक उचित स्थान, एक उचित सम्मान और एक उचित जो है उसको समानता और सम्मान देना चाहिए हमें। तो इस समय कबीला जो है वो, अब कबीले का जो राजन है वो वंशानुगत होने लगा था। और ये कबीला जो है, कबीले का रक्षक जो है, जो मवेशियों का भी रक्षक कहलाता था, वही राजन कहलाता था। हम ये भी देखते हैं कि कुछ हमें संगठन भी देखने को मिलते हैं। अर्थात हम अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो कुछ संगठन भी देखने को मिलते हैं। जैसे इन संगठनों के नाम क्या थे, सभा, समिति, विदत और गण। तो ये कुछ संगठन देखने को मिलते हैं। क्या इन संगठन में महिलाओं का भी प्रवेश था? बिल्कुल, महिलाएं भी इस संगठन का हिस्सा हुआ करती थी। इन संगठन का काम क्या था? इस संगठन का काम था कि जो ये राजन है उसका चयन कैसे हो। तो उसके चयन के लिए जो सभाएं बनती थी, उनके लिए कुछ समितियां बनती थी। उन समितियों के जो लोग होते थे वो राजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहते थे, क्योंकि अगला राजन कौन बनेगा इस बात का निर्धारण ये समितियां ही करती थी। तो समितियां राजा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती थी। तो राजा अक्सर इन समितियों की तरफ मुंह ताका करते थे, देखा करते थे कि हाँ हमें बना देगा। कोई सोचता था कि ये समिति हमें राजन बना देगी। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती थी। ठीक है, अब साथ साथ में अगर हम बात करें कि दूसरा राजन के बाद अगर दूसरा कोई अधिकारी ज्यादा महत्वपूर्ण था तो वो था दोस्तों पुरोहित। कौन था? पुरोहित। ये इंपॉर्टेंट था। हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में हम दो पुरोहितों के बारे में बात करते हैं। एक पुरोहित थे वशिष्ठ, और अगर दूसरे पुरोहित की बात करें तो वो थे विश्वामित्र। ये दो जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम वशिष्ठ की बात करें तो ये रूढ़िवादी थे। कैसे? ये रूढ़िवादी थे। अगर हम विश्वामित्र की बात करें तो ये उदार थे। और आपने दशराग युद्ध पढ़ा, मैंने पढ़ाया भी। उस दशराग युद्ध में भी इन्हीं दोनों के बीच में ही, इन्हीं दोनों के सेनाओं के बीच में, जनों के बीच में ही युद्ध होता है, हम ये भी पाते हैं। विश्वामित्र के बारे में बात करें तो इन्होंने गायत्री मंत्र का निर्माण किया था। किसका? गायत्री मंत्र का निर्माण किया था। और ये गायत्री मंत्र का निर्माण जो है अनार्यों को आर्य बनाने के लिए किया गया था। क्या किया गया था? अनार्यों को आर्य बनाने के लिए। अर्थात अगर कोई अनार्य गायत्री मंत्र का पाठ कर देता है तो वो शुद्ध हो जाएगा और वो एक आर्य हो जाएगा, ऐसा जो है। अब ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित था? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सविता नामक देवता को जो है ये समर्पित था। ठीक है, तो अब ये मान सकते हैं कि दो ऐसे व्यक्ति हैं। अब इसको अगर हम थोड़ा मजाक की दृष्टि से देखें तो ये जो है वशिष्ठ, इनको हम बीजेपी मान सकते हैं जो रूढ़िवादी हैं, और जो विश्वामित्र हैं इनको हम कांग्रेस मान सकते हैं। ठीक, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर राजनीतिक बात करना उचित नहीं है। मैं बस आपको समझाने के लिए कि ये लोग कट्टर ये भी हैं, ये थोड़ा सा उदार है। उद्देश्य दोनों का एक ही रहता है, बस अंतर ये हो जाता है कि ये कुछ रूढ़िवादी हो जाते हैं और ये कुछ अपने आप में उदारता ले आते हैं। उसी प्रकार वशिष्ठ भी थे और विश्वामित्र भी थे। ठीक है, तो ये जानते रहिए।
अब बात आती है कि पुरोहित के बाद अब कौन सा पद सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले तो राजन, दूसरे नंबर पर पुरोहित, अब तीसरे नंबर पे कौन आएगा भैया, युद्ध भी तो करना है ना, तो सेनानी जो होता था सेनानी, ये तीसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण हो गया। क्यों महत्वपूर्ण हो गया कि भाई पुरोहित जो है वो ज्ञान दे देगा, राजा जो है नेतृत्व कर लेगा, लेकिन लड़ाई कौन लड़ेगा, सेना का नेतृत्व तो राजा अकेले तो कर नहीं सकता ना। तो ऐसे में सेनानी का पद जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, और सेनानी वो लोग होते थे जो अस्त्र शस्त्र चलाने में सक्षम थे, दक्ष हुआ करते थे। तो ये तीसरे नंबर का इंपॉर्टेंट पद हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब कबीला है, एक राजन है कबीले का, तो ये कैसे शासन करता होगा। जैसे बाद में हम बात करते हैं, जब हम हर्यक वंश की बात करते हैं, जब हम गुप्त वंश की बात करते हैं, या मध्यकालीन राजवंशों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक टैक्सेशन जो सिस्टम था, एक कर व्यवस्था जो थी, वो हर जगह पर देखने को मिलती है। और ये कर व्यवस्था से ही जो है शासन प्रशासन चलता था। जैसे आजकल में है, आजकल भी है कि जो राजस्व है उसी राजस्व से ही तो सरकारें चलती हैं, जो टैक्स सिस्टम है उसी की वजह से चलती हैं। लेकिन ऐसा टैक्सेशन सिस्टम जो है इस ऋग्वैदिक काल में हमें देखने को नहीं मिलता है। हाँ, राजन को कुछ लोग स्वेच्छा से दान दिया करते थे, क्योंकि वो तो रक्षक था कबीले का। अगर कबीले के रक्षक के लिए हम उसका कुछ हिस्सा नहीं देंगे, अगर कहीं पर कोई लूट मार की गई है, कोई डकैती की गई है, ये भी होता था, चोरी वगैरह होती थी, तो उस चोरी का हिस्सा जो है ज़्यादातर पुरोहित और राजन में बांटा जाता था, और फिर बाद में आम जन को भी दिया जाता रहा होगा। तो आम जन जो है स्वेच्छा से कुछ चीज़ें जो है राजा को दिया करते थे। कोई कर व्यवस्था जैसी चीज़ें देखने को हमें यहाँ पर नहीं मिलती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते रहिए, इसको समझते रहिए। तो अब अगली बात यह है कि जब कर व्यवस्था नहीं थी, चोरियां होती थी, तो जब चोरियां होती थी तो क्या कोई न्यायाधिकारी था? नहीं, कोई न्यायाधिकारी नहीं होता था। कोई स्पेशल, जैसे बाद में इतिहास में पढ़ते हैं कि कोई दंडकाध्यक्ष है, कोई पंड्याध्यक्ष है, ठीक है, कोई न्यायाधीश है, तो ऐसा कोई पद नहीं था जो कि दंड देने का, न्याय करने का काम करता हो। ठीक है, और यही वजह थी कि बहुत सारा लूट मार, चोरी डकैती और ये सब होता था उस समय भी, ऋग्वैदिक काल में भी ये सारी चीज़ें चलती थी। ठीक है, चोरी रोकने के लिए, जैसे मैंने पहले बात की, चोरी रोकने के लिए गुप्तचर जैसी चीज़ों की व्यवस्था हम यहाँ पर देखने को पाते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर मुख्य रूप से जनजाति, इनकी राज व्यवस्था के बारे में बात कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये छूटी जा रही है यहाँ पर कि राजन है, सेनानी है, तो क्या सेना थी? हाँ, बिना सेना के राजा कैसे हो सकता है? बिना सेना के कोई शासन प्रशासन कैसे हो सकता है? फिर सवाल आता है, क्या कोई स्थायी सेना थी? तो नहीं, किसी भी प्रकार की कोई स्थायी सेना नहीं थी। यहाँ पर जब हम बात करेंगे आगे यहाँ पर, तो एक व्यक्ति मिलता है, ग्रामणी व्यक्ति नहीं है ये, सॉरी, और एक रहता है विषपति। तो ग्रामणी, विष का मुखिया विषपति और ग्राम का मुखिया ग्रामणी, इन दोनों को वाज्रपति एक रहता था। वाज्रपति वो क्या करता था कि जब युद्ध होना होता था तो इन दोनों की मदद वो लेता था। अब इन दोनों की मदद क्या मतलब कि ये दोनों युद्ध लड़ करके जीत जाएंगे? ऐसा तो संभव है नहीं। तो ग्रामणी का मतलब ग्राम का मुखिया, तो ये ग्रामणी जब ग्राम का मुखिया है तो गांव के लोगों को समेटता होगा, इकट्ठा करता होगा, और ग्राम से जो बड़ा विष है, तो अब इसमें कई सारे गांव आते होंगे, तो ये विषपति है, तो ये कई ग्रामणियों का भी मुखिया रहता होगा। तो ऐसे में जब युद्ध करना रहता था तो ये पहले से बता देते होंगे कि भैया कल तैयार रहना, लाठी डंडा भाला तलवार जो भी तुम्हारे पास है वो लेकर के तैयार रहना, कल फला जगह पर डकैती या जो भी करने जाना, युद्ध करने जाना है। तो ऐसे ही जो है वाज्रपति इकट्ठा करता था और राजन के साथ में जाकर के युद्ध करता था। इस तरीके से अब युद्ध किस लिए होगा? मैंने बताया, युद्ध किस लिए होगा? गाय के लिए होगा। युद्ध किस लिए होगा? चरागाह पर आक्रमण करने के लिए होगा, उस पर कब्जा करने के लिए होगा, और युद्ध का कोई दूसरा कोई कारण उस समय था ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। तो नियमित सेना नहीं थी। सवाल यह है कि नियमित सेना नहीं थी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, क्योंकि कबायली प्रशासन था यहाँ पर। आगे हम लोग बात करते हैं कबीला और परिवार की। तो कबीला और परिवार में मुख्य रूप से एक चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? गोत्र। गोत्र सिस्टम हम यहाँ पर देखने को पाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दीजिएगा कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उनका गोत्र क्या है। ठीक है, तो गोत्र के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मुख्य बात है वो मैं बता दे रहा हूं। गोत्र जो है किसी एक मूल पुरुष
के नाम से जुड़ी हुई चीज़ है। जैसे हमारे जो सबसे बड़े पूर्वज, बहुत बड़े मतलब बहुत पहले के जो पूर्वज रहे होंगे, अर्थात हमारे पिता के पिता के पिता, तो जो मूल पुरुष जो थे, उन मूल पुरुष का जो नाम था, उस मूल पुरुष का नाम जो है, नाम से ही गोत्र आगे चलता गया। अब ये गोत्र चलाने का रीजन क्या था? गोत्र चलाने का रीजन ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई की बहन के साथ शादी हो जाए। हाँ, तो ऐसे में क्या था कि जैसे भारद्वाज गोत्र है, भारद्वाज गोत्र के बाद भारद्वाज हैं और भारद्वाज के एक लड़के आए और उनके फिर लड़के आए, फिर उनके लड़के आए, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें बढ़ती जाएंगी ना। तो जब आगे परिवार बढ़ेगा, कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आएगी कि लोग भूल जाएंगे कि हमारे पूर्वज कौन थे। तो अगर गोत्र याद है तो गोत्र से पता चले, सारे लोग अपना गोत्र याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आपके गोत्र क्या है, आप बताएंगे हमारा भारद्वाज गोत्र है, भारद्वाज गोत्र है। तो ऐसे में क्या होगा, नहीं 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 भाई, आप तो हमारे ही हैं, हमारी शादी आपके यहाँ नहीं हो सकती है। तो ये था, अर्थात जो ऋषि थे, चाहे वो भारद्वाज ऋषि हो, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे वशिष्ठ हो, ये जो भी उस समय के ऋषि थे, उन्हीं के नाम पर जो है गोत्र स्टार्ट हुआ। तो एक तरीके से कह सकते हैं जन्म मूलक संबंध रखता था ये गोत्र। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करता हूं कि जो निम्न जातियां हैं, जो वर्तमान में शूद्र कहलाती हैं, उन शूद्रों की कोई गोत्र होती है क्या? अगर हो तो जरूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता है। ठीक है, मैंने खोजा भी लेकिन कहीं पर ज्यादा कुछ मिला नहीं। कुछ एक जगह चीजें मिलती हैं लेकिन वो ज्यादा स्पष्ट और सटीक नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि जब गोत्र की शुरुआत ऋषियों से होती है, तो जो शूद्र हैं, ये जो निम्न जातियां हैं, उनके पूर्वज कोई ऋषि थे ही नहीं। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें, मैं बाद की बात नहीं कर रहा हूं, ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूं, जिन्होंने वेदों को लिखने में का काम किया हो, ऐसे ऋषि जो उस समय भी निम्न थे और उनकी संतानें बाद में निम्न होती चली गई, या उन ऋषियों की जो संतानें वंशज हैं वो बाद में शूद्र कहलाए, ऐसा मुझे तो जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये कबीला और परिवार जो है सामाजिक संगठन का आधार, सवाल ये है सामाजिक संगठन का आधार क्या था? तो गोत्र था। ठीक है, कबीलाई प्रशासन था, मैंने पहले ही बता दिया। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मैं बता देता हूं कि जैसे सबसे पहले क्या था कि एक था कुल। ठीक है, कुल में क्या था कि कुल में माता पिता भाई बहन ये सारे के सारे लोग रहते थे, एक परिवार था, उसको कुल बोला जाता था। और इस कुल का जो मुखिया रहता था वो क्या कहलाता था? कुलप। क्या कहलाता था दोस्तों? कुलप। कुल का मुखिया कुलप। अब कई कुल मिलाकर के क्या बनते थे दोस्तों? ग्राम। कई कुल मिलाकर के बनते थे ग्राम। अगर कई परिवार मिलकर के ग्राम ही ना बनेंगे, गांव। अब इनका मुखिया ग्राम का कौन होगा? ग्रामणी। ठीक, अब कई गांव मिलाकर के बन गए विष। क्या बन गए? विष। वो जहर पीने वाला विष नहीं, विष। अब इनका मुखिया कौन हो गया? विषपति कह सकते हैं हम, विषपति। ठीक है, तो कई गांवों को मिलाकर के विष बना और उनका मुखिया विषपति कहलाया। कई विष मिलकर के, कई जब विष मिले तो बना जन। क्या बना? जन। और इसका मुखिया रहता था जनपति, या हम राजन कह सकते हैं या राजा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था, ये उस समय का सामाजिक संरचना थी कि सबसे निम्न में कुल, जिसका मुखिया कुलप, सबसे छोटा, उसके बाद कई कुल मिलाकर के, कई परिवार मिलकर के ग्राम बनाते थे जिनका मुखिया ग्रामणी कहलाता था, और कई ग्राम मिलकर के विष कहलाते थे जिनका मुखिया विषपति कहलाता था। कई विष मिलकर के क्या जन का निर्माण करते थे जिनका जो है मुखिया राजन या जनपति कहलाता था। तो ये सामाजिक संरचना थी। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि कई बार पूछ लेता है कि जन शब्द का इस्तेमाल कितनी बार ऋग्वेद में हुआ है? तो 275 बार जन शब्द का इस्तेमाल जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। विष शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में? तो विष शब्द का इस्तेमाल ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? 170 बार यहां पर किया गया है, ऐसा हम देखने को पाते हैं। आगे देखते हैं कि अब कबीला और परिवार तो है, तो कैसा परिवार था? मातृसत्तात्मक कि पितृसत्तात्मक? तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो युद्ध करने जाएगा, युद्ध करने कौन जाएगा? पुरुष जाएगा। गायों को चराने कौन जाएगा? पुरुष जाएगा। रक्षक कौन होगा? पुरुष ही होगा। और ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्रों में ये बात कही गई है कि जो लोग थे ऋग्वैदिक आर्य, वो कामना करते थे कि उनके घर में पुत्र ही पैदा हो, पुत्री ना पैदा हो, क्योंकि पुत्र परिवार का रक्षक होता है, दीपक होता है, पीढ़ी को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन पुत्री
लेकिन आज के समाज में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये कामना करते हैं, भले ही ऊपरी से दिखावा वो करें कि उनके घर में पुत्र हो या पुत्री हो सब समान है, लेकिन मन में जो कहीं ना कहीं है वो चीज़ वो रहती है कि उनके घर में पुत्री की ही उत्पत्ति हो, पुत्र ही पैदा हो। ठीक है, ऐसा हमें ऋग्वेदी हजारों वर्ष पहले ऐसा होता था और आज भी वो चीज़ें हम समाज में देखने को पाते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। अच्छा, क्या अब जब परिवार थे तो क्या शादियाँ होती थी? गोत्र जैसी चीज़ है, मैंने बताया। हाँ, तो शादियाँ होती थी और शादी की उम्र जो है संभवतः 16 से 17 वर्ष बताई जाती है। 16 से 17 वर्ष की उम्र में शादियां हो जाती रही होंगी, ऐसा अनुमान जो है इतिहासकार लगाते हैं विवाह के बारे में, अगर हम बात करें ऋग्वेदिक आर्यों के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया कबीला और परिवार के बारे में। याद रखिए दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट तरीके से और मुख्य बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम आते हैं सामाजिक वर्गीकरण के बारे में कि सामाजिक वर्गीकरण कैसे हो गया। तो इसके लिए आपको एक शब्द याद रखना पड़ेगा, वर्ण। वर्ण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रंग। क्या होता है? रंग। तो ये सामाजिक वर्गीकरण की शुरुआत कहाँ से होती है? रंग से होती है। अगर हम बात करें रंग की, तो रंग, एक रंग था गौरवर्ण और दूसरा था काला वर्ण। ठीक है, गौर वर्ण के कौन थे? आर्य। और अगर हम काले वर्ण की बात करें तो ये थे अनार्य, या जिनको हम कह सकते हैं कि ये मूल निवासी थे। ठीक है, ये काले वर्ण के थे और जो आर्य थे वो गौर वर्ण के थे। तो साफ साफ नजर आता था कि अगर रंग काला है तो आप मूल निवासी, और अगर आपका रंग गोरा है तो आप आर्य हैं। इस तरह से सामाजिक वर्गीकरण स्पष्ट तौर पर पहले शुरुआत ऐसे ही होती है, और आज जब ये आकर के यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। और इस पर आप एक चीज़ जानते रहिए, मैंने पहले भी बताया था कि एक शब्द याद रखना है आपको, दास, और एक शब्द याद रखना है दस्यु। दास और दस्यु दोनों में फर्क है। ये दास जो हैं, ये दास कौन है? ये दास आर्य हैं, और ये दस्यु कौन है? ये अनार्य हैं, जिनको मूल निवासी माना जाता है, जो मूल रूप से इसी सप्त सैंधव प्रदेश या भारतीय महाद्वीप के निवासी हुआ करते थे। ये दास कैसे हो गए? ये दास ऐसे हो गए चूंकि आर्य कई खेप में भारत में आए थे। तो जो बहुत ही पहले शुरू में आए थे, पहली खेप में जो आर्य आए थे वो भी यहाँ पर निवास करते थे। तो बाद के जो आर्य आए उन्होंने क्या किया कि इन आर्यों पर आक्रमण करके इनको अपना दास बना लिया। तो ये लोग कहलाए दास। जैसे दिवोदास और शंबर का युद्ध मैंने बताया था, तो शंबर एक अनार्य था और शंबर का अर्थ होता है राक्षस। ठीक है, शंबर का अर्थ क्या होता है? राक्षस। और दिवो दास, अर्थात इसके नाम में दास लगा हुआ है, तो ये दास का मतलब ये शूद्र नहीं है, ये आर्य ही है। लेकिन वो कैसा आर्य है? दास इसलिए बन गया चूंकि इन्हीं के जो बाद में आए हुए लोग थे आर्य, इन्होंने इनको कब्जे पे किया, इन पर आक्रमण किया, इनको अपना गुलाम बनाया, इसलिए दास कहलाए। ठीक है, तो दास और दस्यु में ये अंतर है, ये हम यहाँ पर देखने को पाते हैं। इसके साथ साथ ये भी था, अब सामाजिक वर्गीकरण की शुरुआत कैसे होगी? जैसे हमने यहाँ पर पहले बात की कि गायों के लिए मुख्य रूप से युद्ध होता था, चोरी डकैतियां भी हुआ करती थी, सेंधमारी भी हुआ करती थी, गुप्तचर जैसी व्यवस्था भी रखी गई थी भले ही, लेकिन फिर भी ये चीज़ें जारी थी, किसी प्रकार का कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे में क्या था कि जो भी लूट कर या युद्ध जीत कर जो वस्तुएं आती थी कबीले में, उन पर सबसे ज्यादा हक किसका रहता था? दो लोगों का। एक जो राजन रहता था कबीले का मुखिया, और दूसरा पुरोहित। तो ये कह सकते हैं कि आधा तो यही लोग ले लेते थे, और जो बचता था उसमें से बाद में आम जन को दिया जाता था। तो यहां से साफ साफ सामाजिक वर्गीकरण देखने को मिल रहा है कि जो पुरोहित हैं वो ज्यादा जीता हुआ सामान, जो जीता गया वस्तुएं हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा धन आ रहा है, तो वो अमीर होते चले जा रहे हैं। और जो सामान्य जन है जिनके पास धन ज्यादा नहीं जा पा रहा है, वो अपने आप गरीब रहेंगे उतना ही। तो यहां से सामाजिक वर्गीकरण हमें देखने को मिल जाता है। और साथ साथ में यह भी था कि जो पुरोहित थे, मान लो कोई पुरोहित है, कोई राजन है, वो अपने पास बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और अपने ही परिवार के लोगों को नहीं दिया, तो उसी के परिवार के लोग पिछड़ते चले गए और वो आगे होता चला गया। तो आगे चल करके ये व्यवस्था बहुत ही कठोर हो जाती है। हालांकि ऋग्वैदिक काल में अभी ये व्यवस्था कठोर नहीं हुई थी, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था में ये बहुत ही कड़ा रूप धारण कर लेती है, जब हम समाज में बहुत सारी कुरीतियों को देखते हैं और शूद्र एक अलग वर्ण की उत्पत्ति को हम वहाँ पर पाते हैं। साथ साथ में ये भी था कि जो जीती हुई चीज़ें, क्या दान जैसी चीज़ें भी थी, चूंकि पुरोहित एक बहुत ही मुख्य जो है पद हुआ करता था, तो
पुरोहित को दान भी दिया जाता था। क्या दान जैसी चीज़ें थी? हाँ, तो दान जैसी चीज़ें थी। दान में गाय भी दी जाती थी, घोड़े भी दिए जाते थे। लेकिन मुख्यतः ये देखा गया है कि मुख्यतः ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, ऋग्वेद से भी साक्ष्य मिलते हैं कि मुख्यतः जो है पुरोहितों को दासियाँ दी जाती थी। ठीक है, गाय और दासियाँ ये दी जाती थी। तो ये दासियाँ जो हैं घर का काम, उनके पोछा ओछा का मतलब ऐसा काम किया करती रही होंगी। और हम कई बार ये भी पाते हैं कि इसी चीज़ से बहुत सारे लोग देवदासी प्रथा को भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो पुरोहितों को दासियाँ दान में दी जाती थी, अर्थात स्त्रियों का ये महत्व था कि अब ये यहाँ पर इसको आप बहुत ही हीन तरीके से मत देखिए, इसको ऋग्वैदिक समय में देखिए तो ये दासियाँ दी जाती थी घर का काम करने के लिए। ठीक है, घर का काम करने के लिए। और ये दासियाँ जो जाती थी वो उनको अच्छा लगता था कि पुरोहित के घर में जा रहे हैं दासी बन करके, उनको एक सम्मान की भावना महसूस होती थी, ऐसा संभवतः माना जा सकता है उस दौरान। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती गई, बाद में उत्तर वैदिक कालीन की तरफ आई तो यही चीज़ें बदल गई। इन्होंने रूढ़िवाद और कुरीतियों और गलत कामों का रूप धारण कर लिया था, ये बात की बात है। लेकिन ऋग्वैदिक काल के समय में जो दान दिया जाता था वो दान का उद्देश्य कुछ और हुआ करता था। ठीक है, तो ये हम चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये पाते हैं कि सामाजिक वर्गीकरण धीरे धीरे बढ़ रहा था, बहुत कठोर नहीं था, हल्का था। और ये कठोर नहीं था, इसका एक उदाहरण भी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में एक कहानी, एक व्यक्ति का एक वाक्य है। वो एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, ठीक है, और मेरे पिताजी वैद्य हैं और मेरी माता एक चक्की चलाने वाली है। हम अलग अलग व्यवसाय करते हुए भी एक साथ रहते हैं। तो इस वाक्य से यह पता चलता है कि काम भले ही अलग अलग हों लेकिन फिर भी एक साथ रहते थे। मतलब इतना ज़्यादा विभेदीकरण अभी नहीं था, बहुत ज़्यादा विभेदीकरण ऋग्वैदिक युग में नहीं था। तो एक ही परिवार के कुछ लोग निम्न काम, उच्च काम, मध्य काम, सभी तरीके के काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में काम के आधार पर उनको जातियों में भी बांटना शुरू कर दिया गया, वर्णों में बांटना शुरू कर दिया गया। ये बहुत ही बात की बात है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर देखते हैं कि सामाजिक वर्गीकरण कैसा था। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक देवताओं की। तो मैंने जैसे पहले बताया आपको कि ऋग्वैदिक देवताओं की, जब मैंने शुरुआत की थी वीडियो की तो मैंने बताया था कि कोई कबीला जंगल में रहता है तो उसके देवता भी जंगली ही होंगे। और शुरुआत में कोई ऐसा देवता नहीं था जो प्रकृति से हट करके हो। और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में बसे आर्यों के देवताओं की ही बात नहीं है, बल्कि किसी भी सभ्यता की बात करें तो मूल देवता प्रकृति से ही संबंधित हुआ करते थे, क्योंकि अभी कुछ ऐसी कल्पनाएं थी ही नहीं। जैसे प्रकृति में क्या है? हवा है, आंधी है, तूफान है, बारिश है, जल है, आग है, पेड़ पौधे हैं। इन्हीं प्रकृति को एक दैहिक रूप दे करके इनकी पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया गया। जैसे अगर बात करें बारिश के देवता की, बारिश होती थी। अब बारिश होगी तो बारिश से क्या होगा? कुओं में पानी भरेगा, पानी पीने के लिए व्यवस्था होगी, खेती में उसकी सिंचाई होगी। तो बारिश का देवता मान लिया गया इंद्र को। तो देखिए, बारिश एक नेचर है, एक प्रकृति है, उसको एक दैहिक रूप दे दिया गया, मानवीय रूप दे दिया गया और एक देवता की उत्पत्ति हो गई इंद्र की। और इंद्र नाराज है तो तेज बारिश कर देंगे, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, इंद्र अगर खुश हैं तो उतनी ही बारिश करेंगे जितना पर्याप्त होगी, जितना जरूरत होगी। तो इस तरीके से अब दूसरे महत्वपूर्ण, अब देखिए यहां पर ये भी आप जानते रहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने शुरू में कहा था कि आप एक कबीले की संकल्पना करिए जैसे कि मूवी में दिखाया जाता है, बस उसके साथ साथ आप ऋग्वैदिक जो शब्दावली है, वो वैकुबलरी है, उसको याद करते चलिए। अपने आप पूरा ऋग्वैदिक काल याद हो जाएगा आपको। एक कबीला की संकल्पना कीजिए और उससे रिलेटेड जो शब्दावली है उस शब्दावली को आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां हम बात करें अगर ऋग्वेद में इंद्र की, इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता था जिसे पुरंदर भी कहा गया है, पुरों को तोड़ने वाला। इसका उल्लेख कितनी बार मिलता है ऋग्वेद में? 250 सूक्त इसके लिए है। दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन था? अग्नि, जिसका उल्लेख 200 बार किया गया है। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण कौन हो जाएगा? अब आप खुद कल्पना करिए कि सिंचाई के लिए बारिश के देवता इंद्र, अग्नि जो है जरूरत है खाना पकाने की,
ठंडी है तो आग सेकेंगे यज्ञ करने के लिए। तो इनका उल्लेख 2 बार, ये दूसरे प्रमुख देवता थे। इनको मानव और देवताओं के बीच, देवता के बीच क्या माना गया है? मध्यस्थ। कैसे मध्यस्थ माना गया? मान लो जैसे कि ये एक हवन कुंड है, ठीक है, हवन कुंड में हवन हो रहा है, ठीक, हवन कुंड में हवन हो रहा है, तो यहाँ पर पुरोहित हैं। पुरोहित कौन है? एक मानव है। ये अब हवन जो किया जा रहा है वो आग में जलाई जा रही हैं, चीज़ें रखी जा रही हैं, डाली जा रही हैं। इसका जो धुआं है वो उड़ करके कहाँ जाएगा? आकाश में। तो ये मानते थे कि देवता आकाश में है, आकाश में देवता हैं, तो यहाँ देवता हो गए, यहाँ पुरोहित माना हो गया, और आग कहाँ पर हो गई? बीचों बीच। तो अग्नि देवता इस तरह से देवताओं और मानवों के बीच में मध्यस्थ रोल अदा किया करते थे, ठीक। तीसरे महत्वपूर्ण देवता की बात करें तो वरुण, जो कि समुद्र या जल के देवता माने जाते हैं। तो ये ऋग्वैदिक देवता हैं जो कि प्रकृति से रिलेटेड है। आगे और भी देवताओं की उत्पत्ति होती चली जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति को उपयोग होता है मानवों को, वैसे वैसे ये देवताओं का उत्पादन करते हैं, अर्थात उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। शुरुआत होती है नेचर से, और मैं आपको बता दूं कि मानव की उत्पत्ति नेचर से हुई है, प्रकृति से हुई है, और मानव का अंत भी प्रकृति से ही होगा। और हम तो ये कहते हैं कि दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, लेकिन मैं ये नारा देता हूं कि प्रकृति की ओर लौटो। अगर, क्योंकि हम प्रकृति से ही चले थे, हमारी उत्पत्ति प्रकृति से ही हुई है, तो हमें प्रकृति को छोड़ना नहीं चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे काम चल रहे हैं, चाहे वो धारणीय विकास की बात हो, चाहे वो जैव विविधता की बात हो, लेकिन मानव इतना स्वार्थी प्राणी है कि जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है वो उसी को भूला जा रहा है। अगर सच में अगर आप स्वस्थ मानव, एक समृद्ध मानव बनना चाहते हैं, देखिए समृद्ध कौन है? प्रॉस्पेरिटी किसके पास है? प्रॉस्पेरिटी उसके पास नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जिसके पास है वो जरूरी नहीं है कि प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त कर लिया है, अर्थात समृद्धि को प्राप्त कर लिया है। आपके पास बहुत सारा धन है, लेकिन अगर आपके पास शांति नहीं है तो आप परेशान रहेंगे। अगर आप बीमार रहते हैं और बहुत सारा धन है तो कोई मतलब नहीं है। समृद्धि तब कहेंगे जब आप स्वस्थ भी हो और साथ साथ में आपको क्या हो, आपके पास संपत्ति भी हो, क्योंकि धन की भी जरूरत होती है जीवन जीने के लिए। संपत्ति भी हो, आपके पास स्वास्थ्य भी हो, और साथ साथ में शांति भी हो, ठीक है। लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि जिसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति होती है वो उसके पास शांति नहीं होती है। हो सकती है धन के साथ भी शांति हो सकती है, लेकिन तब हो सकती है जब आप धन को बहुत कुछ तो माने लेकिन सब कुछ ना माने। आप अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपने चरित्र को अपने आगे ही रखें और धन को अपने पीछे ही रखें। कितना भी धन हो जाए, लेकिन आपसे ज़्यादा, आपके चरित्र से ज़्यादा, आपके आचरण से ज़्यादा वो कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। और धन इसी संसार में है, इसी संसार में रह जाएगा, आप नहीं रहेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट आप हैं, धन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये सोच करके चलते हैं और आप शांत रहते हैं, आपके अंदर शांति है, तो शांति, स्वास्थ्य और संपत्ति, ये तीनों चीज़ें अगर किसी के पास हैं वही व्यक्ति समृद्ध है। तो मेरा यही मानना है कि हम प्रकृति से चले थे और हमें प्रकृति की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऋग्वैदिक देवताओं के बारे में हमने बात की। ऋग्वैदिक और ये चाहे ईरान की बात करें, चाहे मिस्र की सभ्यता की बात करें, भले ही नाम अलग अलग रहे हों, लेकिन इन्होंने भी चंद्र को अपना चंद्रमा को देवता माना, सूर्य को इन्होंने देवता माना। जो चीज़ें दिख रही हैं साक्षात उनको इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से साक्षात जिनका अनुभव हो रहा है, उन्हीं को उन्होंने अपना देवता माना। हालांकि बाद में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं और भारत देश में, हिंदू धर्म में करोड़ों की मात्रा में देवताओं की उत्पत्ति हो जाती है। इस तरीके से हमने यहाँ पर जाना ऋग्वैदिक युग के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और नहीं भी पसंद आया है तो कोई भी बात नहीं। मैं तो वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मुझे पसंद आता है, आपको पसंद आए अच्छी बात है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।